बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के इब्तदाई अय्याम से लेकर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में जानने वाले हैं। आज से तकरीबन 67 साल कबल तुर्की के साहिली इलाके के एक मेहनतकश अहमद एर्दोगान के घर में 26 फरवरी 1954 के रोज बेटे ने जन्म लिया। बच्चे की मां आंसला तंजीला एर्दोगान ने उसका नाम रजब तैयब एर्दोगान रखा। तब उनका खानदान इस्तांबुल के मज़ाफ़ाती इलाके में आबाद था। इन दिनों अहमद एर्दोगान फल बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे। आमदनी कम थी और मामूली गुजर बसर हो रहा था। अहमद एर्दोगान के सर पर अपने 5 बच्चों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी थी। फिर कुछ अरसे बाद वो तुर्की के साहिली मुहाफिज तंजीम में कोस्ट गार्ड और कप्तान की हैसियत से मुलाजमत करने लगे। अभी तैयब एर्दोगान की उम्र 12 से 13 साल थी कि उनके वालिदैन मुस्तकिल तौर पर इस्तांबुल शिफ्ट हो गए। तैयब एर्दोगान का बचपन और इब्तदाई दिन गुर्बत और मुश्किल में गुजरे। वो खुद बताते हैं कि अपने लड़कपन में उन्हें सिर्फ 2.5 लिरा के हिसाब से जेब खर्च मिलता था। तैयब 2.5 लिरा से पोस्ट कार्ड खरीद कर उसे मुनाफे पर बेचते और हासिल होने वाली रकम से अपना खर्च चलाते। कभी गर्मियों में इस्तांबुल की सड़कों पर लोगों को गाड़ियों में पानी की बोतलें और लीमू पानी दिया करते, तो कभी डबल रोटी से बनाई जाने वाली चीजें और रोगनी नान भी बेचा करते थे। जो भी मुनाफा होता उससे वो अपना घर चलाते और किताबें खरीदते। तैयब एर्दोगान एक फोरम पर तकरीर करते हुए अपने बचपन के बारे में यूं बताते हैं कि हमारे घर में बाज़ औक़ात सालन तक नहीं तैयार होता था और हम खरबूजे से नान रोटी खाया करते थे। जब बचपन में मदरसे में पढ़ने जाता तो हमारे इलाके के कई लोग मुझसे कहा करते कि क्यों अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हो, क्या तुम्हें बड़े होकर मुर्दे नहलाने हैं, जाओ किसी स्कूल में दाखिला लो और मुस्तकबिल बनाओ। तब मैं उनकी बातें सुनता और मुस्कुराते हुए मदरसे चला जाता। मैं कुरान मजीद हिफ्ज कर चुका था। मैंने इस्तांबुल के उसी मदरसे से 1973 में मैट्रिक तक तालीम हासिल की। फिर मैंने तुर्की की मारूफ तरीन यूनिवर्सिटी मरमरा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और यहाँ से इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में मास्टर्स किया। जवानी में तैयब एर्दोगान को फुटबॉल का जुनून सवार था और वो शहर के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार भी होते थे। तैयब एर्दोगान का ख्वाब था कि वो नेशनल टीम में जाएं। क्योंकि उनके वालिद ने मना किया तो तैयब एर्दोगान ने फुटबॉल को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि दौरा पाकिस्तान के दौरान इमरान खान के रूबरू उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान की तरह मैं भी खिलाड़ी हूँ और माजी में फुटबॉल खेला करता था। तैयब एर्दोगान शुरू से ही सियासत में दिलचस्पी रखते थे और वो गली मोहल्ले की सियासत में फाल रहे और फिर कॉरपोरेशन लेवल की सियासत करने लगे। 1976 में जब उनकी उम्र 22 बरस हुई तो वो इस्तांबुल में यूथ पार्टी के हेड मुकर्रर हुए और इसके 2 साल बाद 4 फरवरी 1978 को तैयब एर्दोगान ने अरब नस्ल से ताल्लुक रखने वाली खातून अमीना से शादी की और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुईं। बेटों के नाम अहमद और बिलाल जबकि बेटियों के नाम इसरा और समिया थे। 1984 में तैयब एर्दोगान नजमुद्दीन अल बकान की वेलफेयर पार्टी के डिस्ट्रिक्ट हेड मुकर्रर हुए और इसके अगले साल 1985 में उन्हें वेलफेयर पार्टी इस्तांबुल डिवीजन का सरबरा और पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया। सियासत तैयब एर्दोगान के लिए कोई फूलों की सेज न थी बल्कि कांटों का रास्ता था, जहां कदम कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन दिनों में सेक्युलर तुर्की में इस्लाम का नाम लेना खासा मुश्किल था। तैयब एर्दोगान और उनके साथियों को कई बार कैदोबंद किया गया, मगर वो और इनसे इत्तेफाक करने वाले डट कर खड़े रहे। 1994 में इस्तांबुल शहर में बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद किए गए। इस्लाम पसंदों को अक्सरियत मिली और तैयब एर्दोगान को इस्तांबुल शहर का मेयर बनाया गया। उस वक्त इस्तांबुल शहर पानी की किल्लत, आलूदगी, गंदगी और ट्रैफिक जैसे मसाइल का शिकार था। तब उसे क्राइम कैपिटल यानी कि जराइम का शहर भी कहा जाता था। तैयब एर्दोगान ने शहर को 2 साल में क्राइम फ्री किया। इस्तांबुल शहर में कई तामीराती मंसूबे भी शुरू किए और करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंका। और तो और इस्तांबुल गवर्नमेंट ने $2 बिलियन का कर्जा भी वापस किया। यूँ देखते ही देखते इस्तांबुल दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होने लगा। ये तैयब एर्दोगान और इस्लामिक आइडियोलॉजी के पैरोकारों की ही जीत थी, लेकिन उस वक्त तुर्की में मरकजी हुकूमत पर सेकुलर जमातें ही बरसर इक़्तिदार थीं। वो लोग तैयब एर्दोगान की मकबूलियत से परेशान थे क्योंकि एर्दोगान जैसा अवामी लीडर उनके लिए खतरा बन चुका था। साल 1998 में एक यादगार जलसा आम मुनाकिद किया गया जिसमें तैयब एर्दोगान मेहमान खुसूसी थे। इस जलसे में तैयब एर्दोगान ने रकत आमेज लहजे में इस्लामी नज़म पढ़ी जिसमें कहा गया कि मस्जिदें हमारी छावनियाँ हैं और गुम्बद हमारे हूद हैं, मीनारें हमारी संगीनें हैं और मोमिन हमारे सिपाही हैं। सेकुलर तुर्की में ऐसी नज़म पढ़ना एर्दोगान के लिए जुर्म बन गया। उन्हें न सिर्फ मेयरशिप से हटाया गया बल्कि 4 माह के लिए कैद भी किया गया और वेलफेयर पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन तैयब एर्दोगान का हौसला पस्त न हुआ और वो अपने सियासी जद्दोजहद करते रहे। 2001 में उन्होंने जस्टिस एंड डेवलपमेंट के नाम से नई सियासी जमात की बुनियाद रखी। 2002 के इंतखाबात आए और तैयब एर्दोगान की पार्टी ने रिकॉर्ड वोट हासिल किया, मुखालिफिन को हैरत में डाल दिया और उनकी पार्टी ने पूरे तुर्की में 2/3 मेजोरिटी हासिल की और कामयाब रहे। उस वक्त से लेकर आज तक तैयब एर्दोगान की पार्टी तुर्की पर हुकूमत कर रही है।
2002 में रजब तैयब एर्दोगान ने बतौर वज़ीर आज़म तुर्की अपने ओहदे का हल्फ उठाया और यूं तुर्की की तरक्की के नए सफर का आगाज हुआ। इक़्तिदार में आने के बाद एर्दोगान और पार्टी ने मजहब पर लगाया कानून भी मुअत्तल किया, जिसमें ख़वातीन के हिजाब पर पाबंदी भी शामिल थी। यूं इस्लाम पसंद लोगों के बीच तैयब एर्दोगान का इमेज एक हीरो के तौर पर उभरा। तब नौमुंतखब वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान के रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आईं, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। इन दिनों तुर्की एक इक्तिसादी बहरान का शिकार था। तैयब एर्दोगान ने मुल्क को इस बहरान से निकाला और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। फौज और ब्यूरोक्रेसी की मुखालफत के बावजूद वो अपने काम में मगन रहे और अगले ही चंद सालों में तुर्की की किस्मत बदल कर रख दी और तीसरी दुनिया का कहलाया जाने वाला मुल्क तुर्की आज दुनिया की 16वीं बड़ी इक्तिसादी ताकत बन गया। 2007 में जब इलेक्शन हुआ तो तुर्क कौम ने एक बार फिर तैयब एर्दोगान को चुना, बल्कि 2011 में हैट्रिक करते हुए मुसलसल तीसरी बार वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। लेकिन इसके कुछ अरसे बाद वो मुल्क के सदर भी मुंतखब हुए। 7 जून 2015 को तुर्की में पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्किद किए गए। जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी 41% वोट हासिल करने में कामयाब रही और तैयब एर्दोगान एक बार फिर से जमहूरिया तुर्की के बाइख्तियार सदर मुमलिकत मुंतखब हुए। 15 जुलाई 2016 की रात फौज ने बगावत करते हुए तुर्की में मार्शल लॉ लगा दिया। आपको याद होगा कि तब एर्दोगान ने अवाम से अपील की थी कि सड़कों पर निकल आएं और मुकाबला करें, और तब हम सब ने वो मनासिर मीडिया पर देखे कि तुर्क अवाम सड़कों पर निकल आई और टैंकों के आगे लेटकर फौजी बगावत को नाकाम बनाया। उस नाकाम फौजी बगावत में 161 अफराद हलाक जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इसके बाद तैयब एर्दोगान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ और वो अक़वाम आलम के सामने पावरफुल हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर जाने लगे। अगर आज की बात करें तो तैयब एर्दोगान सिर्फ अपने मुल्क ही में मकबूल नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके चर्चे हैं। जिस अंदाज से वो मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं, इससे तैयब एर्दोगान को आलमी सतह पर मुसलमानों की एक अजीम लीडर बताया जाता है। माजी में म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम हो या फलस्तीन का मामला, शामी मुहाजिरीन के हुकूक की बात हो या कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म की दास्तान, तैयब एर्दोगान ने हर फोरम पर मजलूमों के लिए आवाज उठाई। तुर्की की पार्लियामेंट की बात करें तो इनकी कौमी असेंबली, जो कि ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की कहलाई जाती है, इस ऐवान के कुल 600 मेंबरान हैं, जिनमें से 291 का ताल्लुक तैयब एर्दोगान की जमात से है। तैयब एर्दोगान के इत्तेहादी मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद 50 है, जबकि अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 139 है, जो कि तैयब एर्दोगान पर करप्शन और फजूल खर्ची जैसे इल्जामात लगाते रहते हैं। खासकर उन्हें उस वक्त शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा जब उन्होंने 1000 कमरों पर मुश्तमिल सदारती महल तामीर कराया। याद रहे कि दारुल-हुकूमत अंकारा के करीब पहाड़ी पर मौजूद सदारती सफेद महल अमेरिका में मौजूद व्हाइट हाउस और रूस में मौजूद सदारती महल से भी बड़ा है, जिसकी तामीर और तज़ीन व आराइश पर तकरीबन पाकिस्तानी 100 अरब रुपए खर्च हुए। BBC के सर्वे के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन लीडर तैयब एर्दोगान हैं। तैयब एर्दोगान कई मरतबा पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुजफ्फरगढ़ में तैयब एर्दोगान के नाम से स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी अस्पताल भी तामीर कराया। आज के तुर्की में तैयब एर्दोगान के चाहने वाले, उनके सपोर्टर्स उन्हें सुल्तान कहकर पुकारते हैं, जो कि यकीनन सल्तनत उस्मानिया की तरफ एक इशारा है और इस हवाले से कई मफरूज़े मीडिया पर डिस्कस भी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।